सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ज्योतिष में ग्रहों के योगों पर। ज्योतिष में योगों का अपना अलग ही महत्व है। किसी भी ग्रह का किसी और ग्रह के साथ में किसी भी प्रकार का अगर संबंध बनता है तो वो अपने आप में एक योग ही कहलाता है। तो आज हम वैसा ही एक बहुत प्रचलित योग जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, गजकेसरी योग। और हमारे साथ में है श्री सुनील पांडे जी, जो हमें गजकेसरी योग के बारे में बताएंगे। चलिए मैं स्वागत करती हूँ श्री सुनील पांडे जी का। सुनील पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं सर आप? जी प्रणाम। जी प्रणाम, एकदम बढ़िया है जी सर, हम आज जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमने आज का जो पहला योग लिया है, गजकेसरी योग लिया हुआ है। तो सर हमें बताइए कि गजकेसरी योग का परिचय क्या है, उसका महत्व क्या है और गजकेसरी योग के क्या लाभ हैं सर, इसके बारे में हमें बताइए। जरूर, ये बहुत ही अच्छा और शुभ योग है। और पहले तो हम जैसा योग के बारे में जान लेते हैं। योग का मतलब जोड़ है, जैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। उसी प्रकार से जब ज्योतिष में भी जब दो या दो से अधिक ग्रहों का शुभ संबंध हो जाता है, इस प्रकार से संबंध होता है कि वो अच्छा फल दे तो उनको राजयोग कहा जाता है। इसमें सबसे उत्तम जो राजयोग है, उत्तम राजयोगों में से एक राजयोग गजकेसरी योग है। जैसा गजकेसरी नाम से स्पष्ट है कि गज माने हाथी और केसरी माने सिंह होता है, और दोनों ही बलवान है, इसलिए यह योग भी बलवान है। यह योग जिसकी कुंडली में होता है वह धनी, संपन्न, प्रतिष्ठित और उच्च कुल परिवार में उसका जन्म होता है। अगर किसी अन्य योगों की वजह से उसका कहीं निम्न कुल में भी जन्म हुआ तो वह अपनी प्रतिभा, अपनी सूझबूझ और अपने परिश्रम के बल पे उच्चता को प्राप्त करता है। महर्षि पराशर के अनुसार लग्न या चंद्रमा से केंद्र स्थान में गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और नीच और अस्त ना हो तो गजकेसरी योग होता है। और इसमें उत्पन्न जातक धनी, मेधावी, गुणी तथा राजबल्लभ होते हैं। राजबल्लभ का मतलब ये होता है कि राजा का प्रिय, या राजा को जो है फायदा पहुंचाने वाला, या राजा से लाभ लेने वाला, या राजा के समीप रहने वाला राजबल्लभ होता है। लेकिन आज के इस युग में इसका मतलब यह है कि जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग है वह जातक सरकारी जॉब में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा उसका कहीं न कहीं सरकार या उच्च प्रतिष्ठित लोगों से उसका संबंध बनता है। दूसरी चीज, जातक पर जात के अनुसार दो प्रकार के उन्होंने जो है दिया है। पहला है कि यदि चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग होता है। दूसरा परिभाषा यह है कि यदि चंद्रमा, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो और ये जो ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं वह अस्त ना हो या अपनी नीच राशियों में ना हो तो गजकेसरी योग होता है। तो इसका मतलब यह भी है कि देखिए, सूर्य और चंद्रमा जो है ये आध्यात्मिक ग्रह हैं, और 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो हैं भौतिक ग्रह हैं। तो आध्यात्मिक ग्रहों का, सूर्य चंद्रमा का जब भौतिक ग्रहों से संबंध बनता है तो भौतिकता बढ़ जाती है, मतलब सुख संपन्नता बढ़ जाती है। तो फलित ज्योतिष में एक मूलभूत सिद्धांत है कि चंद्रमा
दैवी अव्यक्त का पोषण भौतिक स्तर पर गुरु के सहयोग से करता है। जी तो चंद्रमा का गुरु से बहुत अच्छा संबंध अगर हो तो धन धान्य समृद्धि भर जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपना जो है भौतिक स्तर पे सफलता गुरु के सहयोग से देता है। और इसीलिए गजकेसरी योग अगर कुंडली में है तो शुभ और अच्छा होता है। अब देखिए इसमें गजकेसरी योग में चंद्रमा और बृहस्पति मतलब चंद्रमा से गुरु केंद्रस्थ होता है, यानी कि चंद्रमा से गुरु जब 1, 4, 7, 10 भाव में होता है तो गजकेसरी योग बनता है। ज्योतिष में एक केंद्रीय इफेक्ट कहते हैं, जैसे कि भले ही अगर दो ग्रह हैं अगर आपस में केंद्र में हैं, भले उनमें दृष्टि संबंध ना भी हो तो भी केंद्रीय इफेक्ट की वजह से उसमें किसी न किसी रूप में एक संबंध बन जाता है। तो इसीलिए जब 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 दो शुभ ग्रह आपस में केंद्र में होते हैं तो उनका परिणाम अच्छा होता है। लेकिन अब इसमें भी हमें ये देखना है कि 4 केंद्र हैं, 1, 4, 7, 10 भाव। तो अब क्या चारों केंद्र में अगर गुरु है चंद्रमा से तो जाहिर सी बात है कि गजकेसरी योग होगा, लेकिन चारों केंद्रों में गुरु का फल अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है कि अब जैसे हम अगर देखें कि 4 केंद्र में दशम जो होता ज्यादा बलवान होता है, उत्तरोत्तर मतलब प्रथम केंद्र और सप्तम केंद्र से ज्यादा दशम केंद्र ज्यादा बलवान होता है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा से यदि गुरु दशम में हो तो वह बहुत ही अच्छा गजकेसरी योग होगा, सुफलदायक होगा और उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन अब इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे कि लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा और गुरु दोनों अगर योग कारक हों, दोनों अगर शुभ ग्रह हैं कुंडली के अनुसार या पाराशरी के अनुसार, दोनों अगर शुभ ग्रह हैं या जो है राजयोग कारक हैं, अगर उसमें गजकेसरी योग बनता है तो अति उत्तम फल देता है। लेकिन अगर दोनों यदि अकारक भी हो तो भी अगर गजकेसरी योग बने तो उसका फल तो होगा ही, सुफल तो होगा ही, लेकिन वह योग कारक की अपेक्षा कम होगा। जी। तो इसी प्रकार हम हर लग्नों के विषय में भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम प्रत्येक लग्न के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जरूर हम तो जैसे मेष लग्न है, हाँ हाँ सर। ठीक है। अब गजकेसरी योग में बहुत सी बातें हैं कि जैसे कि गुरु अस्त ना हो, नीच ना हो, चंद्रमा भी पीड़ित ना हो, राहु केतु से युति या दृष्ट ना हो, बलवान हो, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरोत्तर गजकेसरी योग का फल बढ़ता जाएगा। अब खास करके जो जैसे कि हर लग्न में जो इसका फल अलग अलग हो जाएगा। अब उसका बेस क्या है कि योग कारक की स्थिति, जब दोनों योग कारक हो जाएंगे या दोनों में से एक योग कारक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही अकारक हैं या उपचय भाव के स्वामी हैं तो ऐसा नहीं है कि गजकेसरी योग निष्फल हो जाएगा। गजकेसरी योग का फल उसमें भी मिलेगा लेकिन अपेक्षाकृत अल्प मिलेगा। तो हम आते हैं कि मेष लग्न पर आते हैं। जी जरूर। देखिए मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। बिल्कुल। और गुरु जो है वह भाग्य और द्वादश भाव का स्वामी है। का स्वामी सम होता है, वह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। चूंकि गुरु की दूसरी राशि भाग्य पड़ती है, आता है मेष लग्न में जब गजकेसरी योग बनता है तो वह बहुत ही सुफलदायक होता है। और यदि यह लग्न से भी केंद्र में बने तो इसकी शुभता और बढ़ जाती है। तो है धन धान्य की वृद्धि करता है और भाग्य की वृद्धि या संतान की उन्नति के लिए अच्छा है। बाकी जो गजकेसरी योग का फल है वो तो रहेगा, लेकिन ये सब अतिरिक्त में हो जाता है।
जी। अब वृष लग्न में अगर हम आते हैं तो अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं आप देखती रहिए, ठीक है। हाँ सर, बताइए वृषभ लग्न के बारे में हाँ, बताएं। तो हाँ, वृष वृष लग्न में चंद्रमा तृतीय का स्वामी होता है। तो जी। देखिए, दो ग्रह सेल्फ को परिभाषित करते हैं, जैसे कि लग्न का स्वामी भी सेल्फ है, तृतीय का भी स्वामी सेल्फ है। तो चंद्रमा जो है और तृतीय का स्वामी उपचय भी होता है। तो चंद्रमा जो है वृष लग्न में तृतीय का स्वामी होने से स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। और गुरु जो है यहाँ पे अष्टम और 11वें भाव का स्वामी होता है। तो देखिए, अगर अष्टम और 11वें भाव का स्वामी होने से गुरु अमूमन अशुभ होता है, हो जाता है, लेकिन परंतु ये अनुभव का विषय है कि ये हमने देखा भी है कि वृष लग्न में गुरु की दशा या महादशा अच्छी जाती है। तो अगर वृष लग्न में जो है गज केसरी योग बनता है तो वह शुभ परिणाम देता है। जातक के बिजनेस के लिए, राजनीति में के लिए या पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए यहाँ पे इस लग्न में बना हुआ गज केसरी योग शुभ होता है, अच्छा फल करता है। और इसी प्रकार मिथुन लग्न में देखते हैं, मिथुन में चंद्रमा द्वितीय का स्वामी होता है। अब देखिए, यहाँ भी हम पराशरी रूल को हम देखेंगे कि चंद्रमा को द्वितीय द्वादश का स्वामी चूंकि सम होता है, अच्छा इसकी कोई दूसरी राशि है नहीं, तो अतः चंद्रमा जहां बैठता है उसके अनुसार फल करता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया तो बढ़िया परिणाम देगा। अच्छा, बृहस्पति जो है मिथुन लग्न में सप्तम का स्वामी होता है, दसम का स्वामी होता है। जाहिर सी बात है कि दो केंद्राधिपत दोष युक्त हो गया और सप्तम का स्वामी होने से बाधक ग्रह हो गया। परंतु दसम का स्वामी, हाँ चंद्रमा भी मारक है, लेकिन अगर ये केंद्र या त्रिकोण में है तो बढ़िया ही परिणाम देगा। तो अगर यहाँ जो गज केसरी योग बनता है वो अमूमन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता है जैसे कि अन्य लग्नों में होता है। हाँ, लेकिन चूंकि देखिए, एक चीज तो हम देखते हैं कि चंद्रमा बहुत सी बातों का कारक ग्रह है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, उसी तरह से बृहस्पति जो है धन का कारक है, संतान का कारक है, स्त्री के लिए उसकी प्रति का कारक है। तो भले वो मतलब कि मिथुन लग्न में गुरु जो है बाधक हो गया या जो है दो केंद्र पर दोष हो गया, लेकिन जब चंद्रमा और गुरु का संबंध शुभ संबंध हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा जिस भाव जिस कारक है, गुरु जिसका कारक है, वो तो बढ़ाएगा ही, उसके शुभ फलों को तो बढ़ाएगा ही। तो अतः गज केसरी योग लगभग अच्छा ही जाएगा हर लग्न में, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं जाएगा कि जितना कि जैसे कि वृष लग्न में या कर्क लग्न में या मीन लग्न में। हाँ। परंतु अगर शुभ युक्त है, बलवान है, शुभ दृष्ट है तो अच्छा जाएगा ये। जी जी। और देखिए, 12 मिहिर जी एक चीज कहते हैं कि यदि कोई भी ग्रह बलवान हो तो वह अच्छा जाता है, उसका फल अच्छा होता है, उसकी दशा अंतरदशा अच्छी जाती है। और तो अगर इस मिथुन लग्न में भी गुरु और चंद्रमा बलवान होंगे और बलवान होकर के गज केसरी योग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही जाएगा। जी जी। तो हाँ, अब देखिए, इसमें गज केसरी का संबंध विशेष करके मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादा अगर एक उसका स्मूथता बनी रहती है, मतलब चाहे जितना भी संघर्ष कष्ट आए अन्य योगों की वजह से, लेकिन अगर कुंडली में गज केसरी योग है तो उसका जो है एक रहन सहन, एक उसका जो है आर्थिक स्थिति मेंटेन रहती है। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि गज केसरी योग का फल उस समय ज्यादा मिलता है कि जब चंद्रमा या गुरु की दशा अंतरदशा चलती है। बिल्कुल जी। तो मिथुन लग्न में भी चूंकि दशम का है स्वामी गुरु और चंद्रमा धन का स्वामी है, इसलिए धन और वृद्धि के लिए अच्छा जाएगा।
गज केसरी बढ़िया मैंने होगा। भी देखा है सर कि जनरली जब अगर मान लीजिए स्थिति ठीक भी नहीं होती है तो भी अगर ये योग बन रहा है तो जब तक कितनी भी कठिनाई आती है तो भी पार जरूर कर जाता है, और वो एक हाँ, पार कर जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल पे जरूर अपने आप को ले लेता है। तो वो हाँ, मैंने भी नोटिस किया है सर कि, और दशा अंतर दशा में डेफिनेटली इस चीज का फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। एक जैसे कि उसको दैवी कृपा होती है, देवताओं की कृपा होती है, क्योंकि वो चंद्रमा अपना जो है भौतिक पोषण गुरु के माध्यम से करता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि यह इससे उत्तम तो कोई राजयोग मुझे नहीं लगता है कोई और राजयोग है। और अगर है, और जितनी इसकी सुदृढ़ता होगी, अच्छे राजयोगों में होगा, अच्छे संबंधों में होगा, अन्य ग्रह भी अच्छे संबंध में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरोत्तर इसका फल बढ़ता चला जाएगा। अब हम सबसे ज्यादा अच्छा जो मैंने देखा है फल कि कर्क लग्न में गज केसरी योग, मेरा जो अपना अनुभव है कि सबसे बढ़िया मैंने देखा है। और हमने एक चीज मैं ये भी बता दूं कि मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने देखा है कि कर्क लग्न के लोग राजनीति में बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इस लग्न में अगर गज केसरी योग बन जाए तो ये सौभाग्य होगा। और जहां तक निश्चित है कि उच्च पद प्रतिष्ठायुक्त और सरकार से उसको लाभ या राजनीति में उसको सफलता मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि अन्य ग्रहों का साथ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो है कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश हो गया और गुरु भाग्येश हो गया। हालांकि इसकी दूसरी राशि धनु छठे में पड़ती है, लेकिन लग्नेश चंद्रमा गुरु भाग्येश, और ऐसा हम जानते हैं कि लग्नेश और भाग्येश का कुंडली में बहुत महत्व है। बिल्कुल। और जब इनका संबंध बन जाए, वैसे भी चाहे जो भी ग्रह लग्नेश या भाग्येश हो, जब भी उसमें संबंध बनता है तो बहुत उत्तम राजयोग बनता है। लेकिन यदि चंद्रमा और गुरु लग्नेश और भाग्येश बन करके जब आपस में केंद्रीय इफेक्ट करते हैं, गज केसरी योग बनाते हैं, तो इसका फल और बढ़ जाता है। तो यह है कर्क लग्न में तो गज केसरी योग तो बहुत ही अच्छा फल देता है। अब इसमें मतलब वही चीज है कि अच्छा होना चाहिए, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए और नीच का नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चंद्रमा और गुरु अच्छे ग्रहों से दृष्ट होंगे तो उत्तरोत्तर इसका फल बढ़िया होगा। कर्क लग्न में ही सर अगर मान लीजिए गुरु षष्ठ स्थान पे हैं और चंद्रमा अष्टम स्थान में है, या मान लीजिए द्वादश स्थान पे है, तो फिर ऐसे समय पे सर इसका कैसे फल दिखाएगा? हाँ, ये बात आपने अच्छा कहा है। अब देखिए, अब गज केसरी योग तो जो है चंद्रमा से ही बनता है। चंद्रमा से जब गुरु 1, 4, 7, 10 भाव में होता है। हाँ, लेकिन इसको हम लग्न से भी देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि छठे और द्वादश से जो गज केसरी योग बन रहा है वह उतना अच्छा तो फलदायी नहीं होगा। हाँ। लेकिन फलों में तो इसको तो जो है माच पाराशर भी कहते हैं कि छठे से और जो गज केसरी योग बनता है उतना सुफल नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर कर्क लग्न है तो चूंकि गुरु अपने ही राशि में रहेगा और चंद्रमा जो है द्वादश में अगर द्वादश और छठे का संबंध बन रहा है तो जो है ये है थोड़ा सा जरूर एक फलों में आ जाएगी कमी, लेकिन फिर भी ये सुफल देगा, अच्छा देगा फल। लेकिन अगर ये केंद्र से भी बने, मतलब चंद्रमा से बने और केंद्र से भी बने, तो द्वादश में है और गुरु छठे है कर्क लग्न में, हाँ जी, तो गज केसरी योग तो भी बनेगा जी, लेकिन वो उतना अच्छा फलदायी नहीं होगा कि जितना कि आपस में दोनों अगर केंद्र में हो गज केसरी योग बनेगा। खास करके कर्क लग्न में, चूंकि चंद्रमा भी लग्न का स्वामी है और गुरु जो है भाग्य का स्वामी है, तो दोनों का आपस में अगर केंद्र में ही गज केसरी योग बने तो बहुत ही उत्तम गज केसरी योग होगा। और यदि छठे या द्वादश से बन रहा है तो बनेगा, गज केसरी योग तो होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका फल घट जाएगा। देखिए, जब छठे द्वादश से या आठवें से जब कोई राजयोग बनता है, हाँ जी, तो इसको अपोजिट राजयोग कहते हैं। और अपोजिट राजयोग में ऐसा नहीं फल नहीं मिलता है, फल बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ही उत्तम मिलता है, लेकिन
संघर्ष बढ़ जाता है। संघर्ष बढ़ देखिए, जब जब योग कारक और अकारक में अंतर है, योग कारक से जब राजयोग बनेगा तो जी आसानी से फल मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी। और जब अकारक से जब राजयोग बनेगा तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष तो बढ़ जाएगा, लेकिन फल बहुत मिलेगा। फल में कोई कमी नहीं है, केवल अगर है कहीं कमी तो संघर्ष अकारक में ज्यादा हो जाता है। विपरीत राजयोग हुआ फिर, जहाँ पे कठिनाई है। हाँ, विपरीत। हाँ, लेकिन मेरा जहां तक अपना अनुभव है कि मैंने ये देखा है कि विपरीत राजयोग जो है बहुत ही उत्तम फल करता है। जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन आदमी संघर्ष से सीखता भी है, और संघर्ष से सीख करके अपने को प्रकृति के अनुरूप ला करके एक बहुत ही ग्रोथ है, ऊंचाई है। मैंने भी देखा है सर कि विपरीत राजयोग जब बनता है, मान लीजिए फिर उस केस में अगर चंद्रमा द्वादश में बैठे हुए हैं, तो जातक जब मातृभूमि से दूर जाता है और मान लीजिए अब्रॉड जाता है या फिर देश अंतर्गत जाता है, वहां जाकर उसकी प्रगति ज्यादा अच्छे से होती है। वहां ज्यादा मैंने ये फलित होते हुए देखे हैं योग। हाँ, वो तो है ही भाई। अगर लग्नेश होकर के द्वादश बैठ जाएगा, या द्वादश में अगर कोई इस तरह से चर ग्रह जैसे कि जो ज्यादा तेज चलता है, जैसे चंद्रमा है, बैठ जाएगा, या द्वादश में अगर चर राशि हो, तो जाहिर सी बात है विदेश तो जाएगा ही, और अपना उन्नति तो, या भाग्य का स्वामी अगर द्वादश में बैठ जाए तो विदेश तो जाएगा ही, और उन्नति और तो होगी ही, तो है ही है। मतलब तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, प्रदेश जाने पर उन्नति ज्यादा देखी है बजाय हाँ, सही में रहकर। हाँ, सत्य है। कुछ योग ऐसे हैं कि जहाँ पे घर से दूर रहना ही ज्यादा अच्छा श्रेयस्कर होता है। जी, तो आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न पे आते हैं। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादशेश होता है। यहाँ भी पराशरी रूल से जो है कि चंद्रमा को या द्वादशेश को जो है सम होता है। अच्छा, वैसे भी चंद्रमा को जब अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, तो द्वादशेश होने का दोष नहीं है। अगर ये जहां बैठेगा उसके अनुसार फल करता है। तो और लेकिन गुरु जो है सिंह लग्न में पंचम भाव का स्वामी हो जाता है। उसकी मूल त्रिकोण राशि पंचम में होती है, और उसकी दूसरी मीन राशि अष्टम में होती है। तो देखिए, अब एक ओर बहुत अच्छा है गुरु, और एक ओर से अशुभ है, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि पंचम पड़ रही है, अतः सिंह लग्न में जो गज केसरी योग बनता है वह अच्छा होता है, और अध्यात्म के लिए अच्छा होता है। जातक में परोपकारी गुण होते हैं, और बाकी वो गज केसरी की जो विशेषता है, राजबल्लभ होना और धन धान्य मेधावी होना, वो तो गुण तो ऑलरेडी होता ही है। तो मैंने देखा है कि सिंह लग्न में भी गज केसरी योग का फल अच्छा होता है, लेकिन अगर ये केंद्र में बने, लग्न से केंद्र में बने, तो इसका फल और बढ़ जाता है जी। क्योंकि जो है गुरु पंचमेश होकर के केंद्र में आ जाएगा, और चंद्रमा जो है वह द्वादशेश होकर के केंद्र में आकर के वो अच्छा फल करेगा। बराबर जी। कन्या लग्न में अगर हम देखें तो कन्या में जो है चंद्रमा आय का स्वामी है। देखिए, कुबेर हैं तो उनकी, तो देखिए चंद्रमा जो है यहाँ आय का स्वामी बन जाता है। तो आय का स्वामी का मतलब है कि मूल्य वृद्धि करने की क्षमता है। हाँ। जो भी ग्रह आय का स्वामी होता है उसमें वो किसी भी भाव में बैठेगा, किसी भी भाव में बैठेगा या राशि में बैठेगा, उस भाव या राशि को फल को बढ़ा देता है जी। और गुरु जो है यहाँ पे चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होता है, दो केंद्र का स्वामी होता है जी। जाहिर सी बात है उसको केंद्राधिपत दोष लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो गज केसरी योग बनता है वो अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन जैसे कि कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न के अनुपात में उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि अगर दोनों, तो इसमें भी फल अच्छा मिलता है। और जो गज केसरी योग के जो गुण है वो तो मिलते ही हैं,
तो अमूमन यहाँ एक फल तो है लेकिन मध्यम फलदायक है। जी, तुला लग्न पे बताएं सर। तुला पर जो है, तुला में देखिए तृतीय, अभी जो बात हो रही थी कि जो है अगर विपरीत राजयोग बनता है तो उसमें संघर्ष तो होता अवश्य है, लेकिन उन्नति का कोई एक लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड उन्नति होती है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो चंद्रमा जो है दशमेश बना है, बिल्कुल दशमेश होकर के आजीविका का स्वामी है, उसका कारक ग्रह है। गुरु जो है यहाँ पे तृतीयेश और षष्ठेश यानी दो उपचय भाव का स्वामी। उपचय माने वृद्धि करना, और चंद्रमा भी आप देखिए उपचय है, 10वां स्थान भी उपचय है। तो यहाँ पे चंद्रमा और गुरु दोनों ही उपचय भाव के स्वामी हैं, और जब इन दोनों का शुभ संबंध यानी गजकेसरी योग बनता है तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है, और उच्च पद प्रतिष्ठा, राजनीति में भी बहुत ऊंचे तक कैसे लोग जाते हैं, और उच्च अधिकारी या जो है अगर सरकारी में नहीं भी हुए तो अर्ध सरकारी या जो है किसी लिमिटेड कंपनी में भी अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, और अपने जीवन में धन धान्य और समृद्धि अपने परिश्रम से जो है पैदा करते हैं। तो यहाँ पे गजकेसरी योग अच्छा है, लेकिन थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, लेकिन क्षमताएं भी उसी के अनुसार बढ़ा देता है। तो अच्छा है, गजकेसरी योग तो अच्छा है ही है, लेकिन उपचय भाव के स्वामी होने से वृद्धि के लिए और अच्छा है। ये पूरी सिचुएशन डिपेंड करती है कि चंद्र और गुरु कुंडली में कहाँ बैठे हैं। मतलब अगर आप तुला लग्न की बात कर रहे हैं तो तुला लग्न में गुरु और चंद्र की पोजीशन कहाँ है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि राशि वाइज तो ये उपचय में है इसलिए वृद्धि कारक है, बट चंद्र और गुरु कहाँ स्थित है और अपने आप में कैसा संबंध बना रहे हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है सरिता जी कि जो है कि यहाँ पे अगर ये भी बात है कि अगर दोनों लग्न से भी केंद्र में हो तो और अच्छा जो है राजयोग जो है बन जाएगा, और अगर कहीं जो है छठे या द्वादश हो गया या जो भाग्य और छठे से संबंध ऐसे हो गया तो फल तो मिलेगा ही भाई। गजकेसरी योग है तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसी के अनुपात में जो है घटता बढ़ता जाएगा, अपनी शुभता स्थिति के अनुसार, राशि के अनुसार, भाव के अनुसार इसका फल घट बढ़ सकता है। बराबर है सर। वृश्चिक लग्न के बारे में बताइए अब। हाँ देखिए, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्य का स्वामी होता है जी। गुरु यहाँ पे धन का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, और पराशरी मत के अनुसार द्वितीय का स्वामी सम होता है, यह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है, तो इसके अनुसार गुरु यहाँ पे शुभ हो गया है। और देखिए धन के स्वामी में भी जैसे 11वें का स्वामी मूल्य को बढ़ाता है, उसी तरह से धन के स्वामी में भी मूल्य को बढ़ाने की क्षमता है। तो इस लग्न में, वृश्चिक लग्न में जहां भी गुरु बैठेगा उसके मूल्य को बढ़ा देगा। और चूंकि चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, अतः यहाँ पे अगर गजकेसरी योग बनता है और वो भी अगर जन्म लग्न से केंद्र में बनता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फल और बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य का स्वामी है तो वो भी केंद्र में आएगा। एक प्रकार से लक्ष्मी स्थान का स्वामी विष्णु स्थान पे आ जाएगा। उसी प्रकार से गुरु भी अगर लग्न से केंद्र में जाएगा तो वो भी चूंकि पंचम का स्वामी है, लक्ष्मी का स्थान का स्वामी है और विष्णु स्थान पे जाएगा, तो दोनों ही अगर लग्न से केंद्र में आकर के गजकेसरी योग बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शुभता बढ़ जाएगी, और जो गजकेसरी योग के जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो जातक में दिखेंगे। जी, अच्छा होता है, बेहतर होता है। धनु लग्न के बारे में बताएं सर। धनु लग्न में देखिए, धनु लग्न जहां तक है कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, हाँ, और गुरु जो है इस लग्न में बहुत ही सुफलदायक होता है। हालांकि चंद्रमा इस लग्न में अष्टमेश होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है। मतलब कि चूंकि ये
सूर्य चंद्रमा से लग्न के स्वरूप है, जहां बैठ जाएंगे वही लग्न बन जाएगी, जैसे सूर्य लग्न या चंद्र लग्न। या हम जब सुदर्शन पद्धति में देखते हैं तो मतलब कि लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न है। तो इसीलिए इनको दोष नहीं लगता अष्टमेश का, कि क्योंकि यह खुद ही लग्न स्वरूप है और ये जहां बैठ जाएंगे तो वो लग्न चंद्र लग्न हो जाएगी। तो अतः धनु लग्न में जो है गज केसरी योग जब बनेगा तो बहुत ही सुंदर परिणाम दे देगा। और जातक में खास करके धनु गुरु की शुभ राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है, अतः उसमें परोपकारिता की भावना और धर्म कर्म की भावना बढ़ जाएगी। अन्य गुण तो हो गए ही जो गज केसरी योग की विशेषता है। और अष्टमेश भी है, चूंकि यहाँ पे चंद्रमा, और अष्टम स्थान अध्यात्म का है, रिसर्च का है, तो उसकी बुद्धि में डेप्थ होगा और मानवीय गुण बढ़ जाएंगे जी। अन्य जो विशेषता है वो तो होगी ही गज केसरी योग की, लेकिन मानवीय गुण बढ़ जाते हैं जी जी जी। ये अच्छा फलदायक है, अच्छा फलदायक है। तो मकर लग्न के बारे में बताइए सर। हाँ, मकर लग्न में थोड़ा सा देखिए वो तो है, यहाँ पे चंद्रमा जो है सप्तमेश बन गया, मार्केश भी हो गया जी, और गुरु जो है द्वादशेश और तृतीयेश है। तो अतः अगर देखें तो मकर लग्न में गुरु और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन चूंकि गज केसरी योग शुभ है और जैसे हमने पीछे अभी बताया कि गुरु और चंद्रमा हर ग्रह जो है कोई न कोई बहुत सी भावों का कारक है, बहुत सी वस्तुओं का कारक है। अब जैसे चंद्रमा समस्त औषधियों का प्रतीक है, गुरु जो है सच्चाई, ईमानदारी और एक आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। तो जब दोनों में संबंध बनेगा, शुभ संबंध बनेगा और दोनों बलवान रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि गज केसरी योग का परिणाम तो मिलेगा ही, जो उसकी विशेषता है। लेकिन अन्य लग्नों की अपेक्षा में, खास करके जो अभी शुभ लग्न बताया गया, उनकी अपेक्षा में थोड़ा अल्प मिलेगा, लेकिन परिणाम मिलेगा। ठीक है, मध्यम फलदायक है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे गुरु मकर में नीच के होते हैं ना, तो उसका फल घटेगा। बराबर है सर। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है कि उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन दो शुभ ग्रहों का संबंध जब होगा, जब भी होगा, तो उनके अपने जो कारकत्व हैं उसका फल तो अच्छा होगा ही। ठीक है, अच्छा है, मध्यम, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन मध्यम है जी। कुंभ लग्न के बारे में बताएं सर। कुंभ लग्न में किस तरह से फलित होगा गज केसरी? हाँ, देखिए, मैंने एक चीज देखा है कि कुंभ लग्न में गुरु दो धन का स्वामी है। एक तो धन का स्वामी है, दूसरे ग्रहों का स्वामी है। तो जाहिर मैंने देखा है कि कुंभ लग्न वाले दान पुण्य में ज्यादा, परोपकारिता में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब चूंकि भाई गुरु जब धन का स्वामी हो गया, तो जाहिर सी बात है कि धन का जो व्यय है वो अच्छे कामों में होगा, अपने कर्तव्य के पालन में होगा और अच्छाइयों में होगा। तो यहाँ पे गुरु भले ही जो है धन का स्वामी या ग्रहों का स्वामी होने से, जैसे मतलब छठे से छठा ग्रहों कहते हैं, भावात भावोत्साम सिद्धांत के अनुसार छठे से छठा ग्रहों कहते हैं, यानी कि ग्रह भाव भी संघर्ष देता है। अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। यहाँ भी आप एक चीज आप देखिए कि चंद्रमा उपचय भाव का स्वामी है, गुरु ग्रहों भाव का स्वामी होने से उपचय भाव है। तो गज केसरी योग अगर बनेगा तो जातक मेहनती परिश्रमी होगा और धन धान्य की वृद्धि होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा उसको मिलेगी। और इसके अतिरिक्त जो है वह चैरिटी करेगा, लोगों का हेल्प करेगा और अपने कर्तव्य को का पालन करेगा। तो बढ़िया योग बनेगा। यहाँ पे गज केसरी योग सुंदर है, लेकिन यही है कि उपचय भाव के स्वामी होने से दोनों मतलब संघर्ष जरूर रहेगा जीवन में। और जो संघर्ष से सफलता मिलती है वही मीठी सफलता होती है। मीठी सफलता होती है, अच्छा है, गज बनना अच्छा है यहाँ पे। बराबर है, बिल्कुल। हाँ, जब भाई जितना देखिए, जब पसीना बहुत ज्यादा हो जाए परिश्रम करके और उसके बाद अगर हम जल पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल कदर रहती है उस सफलता की हमें। बिल्कुल। अब ये अंतिम है, अंतिम लग्न है राशि चक्र का, अंतिम लग्न मीन लग्न। सर, यहाँ पे गज केसरी का क्या फलित होगा? देखिए, ये तो सुंदर फल तो होना है भाई। गुरु जो है
लग्नेश हो गया, दशमेश हो गया। और हालांकि गुरु को जो है मतलब लग्नेश को केंद्राधिपत दोष नहीं लगता है, क्योंकि लग्न जो स्थान है वो केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। इसीलिए जो भी ग्रह लग्न का स्वामी हो जाए, खास करके बुध और गुरु में ऐसी स्थिति बनती है, तो बुध और गुरु में जब जो ग्रह लग्नेश बनता है उसको केंद्राधिपत दोष नहीं लगेगा। अच्छा, चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है पंचम का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, और जब यहाँ गज केसरी योग बनेगा तो जाहिर सी बात है कि उन्नति, राज्य से लाभ और उच्च कुल परिवार में जन्म प्रतिष्ठा, ये सब तो होगा ही। यानी यहाँ पे अच्छा गज केसरी योग बनेगा, अच्छा राजयोग बनेगा। अगर ये केंद्र में बन जाए जी तो और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर गुरु जैसे कि लग्न में बैठ गया, चंद्रमा मान लीजिए दशम में बैठ गया, तो गुरु एक हंस नामक की योग बना लिया, भाई स्वराज क्या हो गया। या गुरु जो है दशम में बैठ गया और चंद्रमा सप्तम बैठ गया, या चंद्रमा जैसे लग्न बैठ गया, तो जाहिर सी बात है कि पंच महापुरुष योग भी बना लेगा गुरु। और तो बहुत बढ़िया परिणाम देगा। अगर गुरु यहाँ पे स्वराज का हो गया, मीन या धनु में बैठ गया, और चंद्रमा जो है 1, 4, 7, 10 भाव में कहीं बैठ गया, तो जो ऐसा गज केसरी योग होगा वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, इसमें हम एक चीज और हम बताएंगे कि जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए उच्च का हो गया तो गज केसरी योग बन गया तो अच्छा परिणाम देगा। चंद्रमा जैसे स्वराज का होकर गज केसरी योग बना तो अच्छा होगा। गुरु यदि उच्च का या स्वराशिष्ट होकर के जब गज केसरी योग बनाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ही उत्तम परिणाम होगा। जिस भी राशि में, जिस भी मतलब लग्न में होगा, उस लग्न के लिए वृद्धि होगा, फलदायी होगा। सर, अगर नैरो डाउन करना हो हमें कि 12 लग्नों में से कौन से ऐसे स्पेसिफिक, मतलब जैसे अभी हमने 12 लग्नों पर गज केसरी योग के किस प्रकार से प्रभाव होते हैं और किस प्रकार से फल मिलते हैं ये हमने जाना, पर अगर हमें नैरो डाउन करना हो कि इन 12 लग्नों में से कौन से ऐसे कुछ लग्न हैं जिनमें गज केसरी योग का सबसे बढ़िया फलित होता है सर, तो आपका कर्क लग्न हुआ, मीन लग्न हुआ और वृश्चिक लग्न हुआ। वृश्चिक लग्न हुआ, देखिए वो तो जाहिर सी बात है, तो हमने पहले ही कहा कि अगर गुरु और चंद्रमा दोनों योग कारक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है गज केसरी योग का परिणाम तो अच्छा हो ही जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये योग कारक मान लीजिए नहीं भी है, अकारक हैं या उपचय भाव के स्वामी हैं, तो भी अगर जैसे इनकी स्थिति बल है, अच्छे अन्य ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से, तो जैसे कि वृष लग्न में भी अच्छा फल देंगे। हर लग्न में अगर बलवान है तो हर लग्न में इनका फल लगभग अच्छा ही जाएगा। हाँ, लेकिन खास करके मैंने जो देखा है कि उत्तम फल तो कर्क लग्न में सबसे उत्तम फल, मेरा जो अपना अनुभव है देखा है, गुरु उच्च के होते हैं उसमें, इसलिए बराबर है सर। हाँ, वो भी है कि भाई गुरु उच्च का होता है कर्क लग्न में, और चंद्रमा और गुरु दोनों योग कारक होते हैं। और देखिए लग्नेश और भाग्येश का संबंध है, जैसे कि लग्नेश भाग्येश बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लग्न माने सेल्फ, भाग्येश माने आपका भाग्य का स्वामी। जब दोनों बलवान होंगे, अच्छे होंगे, तो जो आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। अन्यथा अगर भाग्येश वीक हो गया तो लग्नेश बलवान है तो आपका मेहनत होता रहेगा, परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो जीवन में उन्नति के लिए लग्नेश और भाग्येश दोनों का बलवान होना अच्छा है जी। तो खास करके इस लग्न में, कर्क लग्न में जब बनता है तो मेरा जो अनुभव है कि बहुत ही सुंदर परिणाम होता है। लेकिन अगर इसके अलावा अन्य लग्नों में भी गज केसरी योग बनता है या अशुभ भाव से भी बनता है तो उनके लिए दुखी होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन वो बहुत ही ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में अमृत का रास्ता विष से होकर के जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था और सबसे अंत में अमृत निकला था। तो जो है संघर्ष हो लेकिन उसका फल मीठा हो तो अच्छा है।
मेरा जो अपना मानना है। 100 आने सच बात कही सर आपने कि अमृत का रास्ता विष से होकर जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है सर, और मुझे लगता है कि ये सबसे डिटेल्ड में हमने कवर किया है गजकेसरी योग के बारे में। और इसी के साथ सर मुझे लगता है कि हम ये सेशन रुकते हैं और अगले सेशन में एक नए योग को लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, सबको मेरा प्रणाम, और जरूर इसका आप लाभ लें। और इसके अलावा अगर कहीं कुछ जैसे कि दुर्बल हो, मान ली चंद्रमाय गुरु, तो उसके मंत्र को जपवा लें, उसका उपाय कर लें, या उसका दान कर दें, तो फल अच्छा हो जाएगा। जी जी। दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी कि अगर दर्शक मतलब व्यूअर्स अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ डाउट उन्हें आता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिए और अपने प्रश्न पूछिए। यथोचित आपको समय में जवाब जरूर दे दिया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।